नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रीम द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आजकल हम लोग वर्णमाला के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग वर्ण के प्रकार, वर्णमाला, वर्णों की संख्या, स्वरों का विभाजन और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कुछ अंग हैं जो उन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं और जिस स्थान से जो वर्ण उच्चारण होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास और जानते हैं हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उच्चारण स्थान, तो ये 5 अंग है मूल रूप से जिनकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे 5 अंग कौन कौन से हैं, या फिर वो 5 यंत्र हमारे शरीर में कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 अंगों की सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, केटीएम। केटीएम एक बाइक है और एक बच्चा बोलता है अपने पापा से, पापा केटीएम दो। तो इसको याद रख सकते हैं, केटीएम दो। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालव्य, यम का मतलब मूर्धन्य, दी का मतलब दंत, और ओ का मतलब ओष्ठ। ये 5 यंत्र हमारे शरीर में हैं, या फिर ये 5 अंग हैं जिनकी सहायता से हम प्रत्येक वर्णों का उच्चारण करते हैं। इसमें आप कंठ को समझते ही होंगे, जो हमें दिखाई देता है ये कंठ है, तो कुछ वर्णों का उच्चारण कंठ से करते हैं। उसके बाद आप दंत के बारे में जानते ही होंगे। दंत का मतलब दांत, दांत का जो पिछला हिस्सा है उसकी सहायता से कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसको हम लोग दंत बोलते हैं। और तीसरे स्थान पर है ये ओष्ठ। ओष्ठ भी आप देख ही रहे हैं, तो ये ओष्ठ है और ओष्ठ की सहायता से हम कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसको हम लोग ओष्ठ उच्चारण स्थान में रखते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, तालव्य और मूर्धन्य। इनको समझते हैं। तालव्य का मतलब होता है तालु। तो ये जो मुंह का ऊपरी वाला हिस्सा है, ये जो आगे का भाग है, इसलिए तालव्य है। तालव्य मतलब तालु है। इसी तालु से जिनका उच्चारण होता है उसको तालव्य कहते हैं। और मूर्धन्य, तालव्य तालु के पीछे वाला ये जो थोड़ा सा भाग है, इसको हम लोग मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है उस वर्ण को हम मूर्धन्य कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ का मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो उनको कंठ में रखेंगे, जिनका तालु से हो उनको तालव्य में रखेंगे, जिनका उच्चारण मूर्धा से हो उसमें मूर्धन्य में रखेंगे, जिसका उच्चारण दांत की सहायता से हो उसको दंत में रखेंगे, और जिसका उच्चारण ओठों की सहायता से हो उनको हम लोग ओष्ठ में रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है केटीएम दो, और दूसरा क, च, ट, त और प। इन 2 लाइनों को याद रख लेंगे तो इससे हम जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान के बारे में जान पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क, यहाँ पर लिखेंगे च, यहाँ पर लिखेंगे ट, यहाँ पर लिखेंगे त और यहाँ पर प। क च ट त प, क च ट त प।
मतलब कंठ में क्या आएंगे, क वर्ग के जितने वर्ण हैं सब कंठ में आ जाएंगे। च वर्ग के जितने वर्ण हैं सब तालव्य में आ जाएंगे। ट वर्ग के जितने वर्ण हैं सब मूर्धन्य में आ जाएंगे। त वर्ग के जितने वर्ण हैं सब दंत में आ जाएंगे। और प वर्ग के जितने वर्ण हैं सब ये ओष्ठ में आ जाएंगे। जैसे क वर्गों के आप उच्चारण करें, क, ख, ग, घ, तो ये कंठ की सहायता से हम बोल रहे हैं। इसमें सभी आ जाएंगे क, ख, ग, घ और अंग। अब बात करते हैं च वर्ग। तो च वर्ग के जितने वर्ण है सभी तालु की सहायता से बोले जाएंगे। जब भी आप च वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जीभ जो है तालु में जाकर सटेगी। जैसे च, छ, ज, झ, ञ। तो इसको लिख लेते हैं। तालु में आएंगे आपके च वर्ग, च, छ, ज, झ और ञ। अब बात करते हैं मूर्धन्य। तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण करेंगे तो जीभ जो जाके मूर्धा पर सटेगी। इसको मूर्धन्य कहेंगे। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जीभ जो जाके ऐसे घूम के और कहां सट जा रही है, मूर्धा पर। जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ट वर्ग में आपका ये ट, ठ, ड, ढ और ड़। उसके बाद दंत। त वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सभी दंत में आएंगे। जब त वर्ग के उच्चारण करेंगे आप तो जीभ जो है जाके वो दांत के पिछले हिस्से से टच होगी। से त, थ, द, ध, न। इसको लिख लेते हैं। त वर्ग में आ जाएगा आपका त, थ, द, ध और न। उसी प्रकार से जब प वर्ग का उच्चारण करेंगे तो होठों की सहायता लेंगे। प, फ, ब, भ, म। अर्थात आपके पास ओष्ठ न हो, ओठ न हो तो आप प वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। तो प वर्ग में कौन से आ जाएंगे, प, फ, ब, भ और म। तो ये हम देख लिए स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। तो जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। तो इसमें जो य है इसका उच्चारण तालव्य से होता है। इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि 4 है। अर्थात जिस क्रम में च होगा उसी क्रम में य भी होगा। अर्थात च का उच्चारण तालव्य से हो रहा है तो य का उच्चारण भी तालव्य से होगा। उसके बाद इसमें दो चीजें बचती हैं, र और ल। इनको हम लोग दंत मूल कहते हैं। इसको हम लोग दंत मूल कहते हैं। अर्थात मूल रूप से दंत से उच्चारण होगा। उसके बाद बच्चा ये व। तो व का उच्चारण 2 स्थान से होता है। ये दोनों जो लास्ट वाले हैं अर्थात दंत और ओष्ठ, तो वो का उच्चारण 2 स्थान से होगा। एकदम बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। इसको हम लोग दंतोष्ठ भी बोल सकते हैं। तो वह का उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो। उसके बाद हम लोग बात किए थे ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने देखा था कि ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ण होते हैं, स, स, स और ह। अब देखिए इनको हम लोग कैसे बांटते हैं। तो यह जो सबसे नीचे ह है इसको सबसे पहले वाली लाइन में ला देंगे। याद करने का तरीका है, अर्थात ह का उच्चारण कंठ से होगा। अब बचे ये 3 स। इन 3 स को अब पहली वाली लाइन छोड़ के और क्रम से बांटते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स और ये हो गया दंत स। तो ये हम लोग देख लिए ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण। ह को सबसे पहले वाली लाइन में लेके चले गए और उनके बाद इन 3 स को जो है कि हम क्रम से लगाते चले गए। तो ये तालव्य स हो गया, ये मूर्धन्य स हो गया और ये दंत स हो गया। तो ये हम लोग देख लिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब हम बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में। स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में हम बात करें तो
पहले लिखते हैं स्वरों को। स्वर कौन से हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। तो ये इतने स्वर हैं। अब इन स्वरों का हम विभाजन करते हैं उच्चारण स्थान के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ और आ की। तो अ और आ सबसे पहले वाली लाइन में आ जाएंगे, अर्थात अ और आ का उच्चारण कंठ से होगा। जब अ और आ बोलेंगे तो यह आपको आभास होगा कि इनका उच्चारण कंठ से होगा। समझने के लिए हम ये समझते हैं कि सबसे पहले वाली लाइन में अ और आ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है छोटी ई और बड़ी। इनको हम दूसरी वाली लाइन में रख देते हैं, ई और ई। उसके बाद आपका आता है ऊ और ऊ। इसको एकदम लास्ट वाले लाइन में ला के रख देते हैं, अर्थात ओष्ठ में। ऊ और ऊ को ओष्ठ में ला के रख देते हैं। अब बचता है री। तो री को हम मूर्धन्य में रखेंगे, री को मूर्धन्य में रखेंगे। ऐसे हम याद रख सकते हैं ट्र या फिर ट्री के माध्यम से, अर्थात जिसमें ट होगा उसी में री भी होगा, अर्थात री जो है कि मूर्धन्य होगा। उसके बाद बात करते हैं ए और ए की। तो जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें संधि स्वर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ए और ए का निर्माण अ और ई के मिलने से हुआ था। अ और ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ था, अर्थात यहाँ पर भी देखेंगे और ई, अ और ई के मिलने से इनका निर्माण हो रहा है, अर्थात ए और ऐ यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कंठ और तालव्य, इनका उच्चारण दो स्थान से होगा, कंठ तालव्य, तालव्य। उसके बाद जब हम ओ और अ की बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखे थे कि जब अ या आ के बाद ऊ आता है तो यह ओ बन जाता है। तो अब हम देखेंगे आ वाली लाइन और ऊ वाली लाइन, इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान देखते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन में अ और आ है तो यहाँ से लाएंगे इनको, और ऊ और ऊ सबसे पहले लास्ट वाली लाइन में है। इन दोनों से मिलता है क्या? ओ और अ। तो सबसे पहली लाइन में क्या है? कंठ, और सबसे लास्ट वाली लाइन में ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, अर्थात इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होगा। उसके बाद कंठ में एक चीज और याद रख लेंगे कि अह, अह का भी उच्चारण कंठ से होता है। तो ये हम लोग देख लिए व्यंजनों और स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में। एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर एक चीज और आता है नासिक के, नासिक के, नासिक, केटीएम दो ना। तो नासिक में क्या होता है? ये जो स्पर्श व्यंजन पढ़े इनके जो ये पांचवें मतलब सबसे लास्ट वाले ये 5 वर्ण हैं, इनको हम लोग नासिक के नाम से भी जानते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? अंग, इसमें आप आ जाएंगे अंग, इय, ड़, न और म, न और म। तो ये हो गए नासिक के व्यंजन, यही इनका उच्चारण स्थान है। आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किसी भी वर्ण का उच्चारण 5 स्थानों से होता है, जिसके लिए हम लोगों ने याद किया केटीएम, दो, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। उसके बाद हम लोगों ने याद किया क, च, ट, त और प। मतलब कि क वर्ग कंठ में आएगा, च वर्ग तालव्य में आएगा, ट वर्ग मूर्धन्य में आएगा, त वर्ग दंत में आएगा और प वर्ग ओष्ठ में आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात कर ली। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजनों में य, व, र और ल आते हैं। तो य, व, र और ल आते हैं। तो य को हम लोग च वाले पंक्ति में ला दिए, अर्थात चाय से याद कर लिए। तो य क्या होगा? तालव्य हो जाएगा। उसके बाद वो और य, व, र
उसके बाद बचा था वो, तो वो को दोनों लास्ट वाले से अर्थात ये दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होगा। उसके बाद हम लोगों ने स्वरों का विभाजन किया, तो अ और आ को सबसे पहली वाली पंक्ति में अर्थात कंठ से, उसके बाद ई और ई को दूसरी वाली पंक्ति में अर्थात तालव्य से, और उ और उ को सबसे लास्ट में लेकर चले गए। तो ये आपका हो गया उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ए और ए का निर्माण अ और ई के मिलने से होता है, अर्थात इसमें दोनों गुण हो जाएंगे। अ कंठ से होता है तो कंठ भी हो जाएगा, और ई का उच्चारण तालव्य से होता है, तो ये कंठ तालव्य दोनों से होगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ओ और अ जो है कि अ और उ के मिलने से ओ और ओ मिलते हैं, तो इसमें भी दोनों गुण आ जाएंगे। अ और आ का कंठ आ जाएगा और उ और ओ का ओष्ठ आ जाएगा। तो ओ और ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। तो ये देख लिए हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। आशा करता हूँ को आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।